वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक स्टेशनरी वेव। सो स्टेशनरी वेव मतलब ये होता है हमारा स्टैंडिंग वेव। सो स्टेशनरी वेव के लिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद में हम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि स्टेशनरी वेव मतलब क्या होता है। सो स्टेशनरी वेव देयर आर टू वेव्स, मतलब एक वेव ट्रांसवर्स होती है तो एक उसमें रिफ्लेक्टेड होती है। ओके, सो देयर आर टू वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ, पीरियड, ये सब सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड पीरियड आर सेम। और मीडियम तो ऑलवेज सेम होना चाहिए, मतलब अलग अलग मीडियम में वो ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। वो उनका दोनों का भी मीडियम जो है वो सेम होना चाहिए। हैविंग इक्वल स्पीड, दोनों की भी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल हो रही है तो दूसरी वेव भी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल होनी चाहिए। ओके, मतलब इक्वल स्पीड्स होनी चाहिए एंड अपोजिट डायरेक्शन, पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट। अगर ये वेव इस डायरेक्शन से ट्रैवल हो रही है तो दूसरी वेव मतलब ट्रांसफर रिफ्लेक्टेड होते होते वाली वेव वो इस साइड से आनी है। ओके, उनका दोनों का भी डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। सुपर इम्पोज मतलब क्या होता है? वो एक के ऊपर एक आ रही है। ओके, तो इस कंडीशन में थर्ड वाली डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, वो एक के ऊपर एक आ रही है, मतलब सुप्रीम पोस्ट हो रही है वो। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको आप समझ लोगे तो मतलब ये हो जाएगा हमारा एक स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलो। तो पहली वेव क्या है हमारी? एक डायरेक्शन में, मतलब ये अगर ट्रांसवर्स कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में ये क्रस्ट बन के जा रही है तो ये हमें ट्रफ बन के मिल रही है। हमने पढ़ा था इसके पहले भी मीडियम्स में। ओके, सो यहाँ पे अगर ये दोनों भी वेव्स अगर हमारी मिलती है तो एक हमारी स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स बनती है। ओके, सो आपको मैं एक इमेज दिखा रही हूँ, तो वो इमेज में आप देख पा रहे हो कि स्टेशनरी वेव कैसे रहती है। मतलब वो हमारी एक स्टेशनरी दिखती तो है बट हमें ऐसा लगता है कि वो एक स्टैंडिंग में खड़ी है वेव। ओके, तो अभी यहाँ पे एक डेफिनेशंस देखते हैं स्टेशनरी वेव की। टू आइडेंटिकल वेव्स, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ। मतलब वो एक आइडेंटिकल, मतलब दोनों भी सेम वेव्स रहती है। उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम रहती है, सेम वेवलेंथ रहता है एंड स्पीड भी उनकी सेम रहती है। ओके, अलोंग अ सेम पाथ, वो एक ही पाथ में ट्रैवल होती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि उनका अपोजिट डायरेक्शन होता है। आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे एक डायरेक्शन है और दूसरा ये वाला डायरेक्शन है, मतलब उनके दोनों का भी अपोजिट डायरेक्शन है। अभी देखो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ये पढ़ना है कि यहाँ पे नोड एंड एंटी नोड्स होते हैं। स्टेशनरी वेव्स में नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं। तो नोड मतलब क्या होता है एंड एंटी नोड मतलब क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं कि डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। नोड मतलब क्या होता है? नोड मतलब जिस पॉइंट पर हमारी जो यहाँ पे हमारी मतलब ये अगर मिड पॉइंट रहता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हमने पढ़ा है, तो मिड पॉइंट के ऊपर हमारी मतलब एक पॉइंट के ऊपर हमारी वेवलेंथ जो है वो क्या रहती है? यहाँ पे जीरो रहती है, मतलब यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो ये जो मिड पॉइंट है, ओके, सो इसको हम बोलेंगे नोड पॉइंट। ओके, ये हम इसको बोलेंगे नोड। गॉट इट? अभी एंटी नोड किसे बोलेंगे? एंटी नोड मतलब ये जो आप लोगों को एम्पलीट्यूड दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ, मतलब ये जो मीन पोजीशन पर यहाँ से हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है? पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर कम था, फिर बढ़ा, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज होते हुए जा रहा है। तो इस सेंटर को हम बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, ये हुआ एम्पलीट्यूड हमारा। तो समझ गया नोड किसे बोलते हैं? जिसकी जो वेवलेंथ है वो मतलब एम्पलीट्यूड है वहाँ पे जीरो रहती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा कोई एम्पलीट्यूड रहता है तो ये जीरो रहेगा। ओके, एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता कब है? जब अभी देखो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग, बट एक सेम पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो ये एक हमारा मिनिमम या मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे एंटी नोड्स बोलेंगे। सो नोड एंड एंटी नोड हमें स्टेशनरी वेव्स में दिखने के लिए मिलते हैं। अभी देखो अगर हमारी पहली वेव ट्रैवल हो रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लेते हैं? निगेटिव साइन लेते हैं। अगर हमारी वेव निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के। अगर हमारी दोनों भी वेव्स मतलब एक स्टेशनरी वेव हमारी बन रही है तब हमारे लिए इक्वेशन क्या रहेगा? उसका मतलब रिजल्टेंट रहेगा, मतलब ये दोनों की भी एडिशन y1 प्लस y2 की एडिशन, मतलब हमें एक y मिलेगा रिजल्टेंट वाला। ओके, सो आगे नेक्स्ट पोर्शन देख कुछ कंसेप्ट देखते हैं। हमने पढ़ा था रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हमारी वेव अगर ट्रैवल होती है तो ये अगर सपोज कंसिडर करो एक वेव है, ये एक रिजिड सपोर्ट है,
ये है हमारा रेयरर टू डेंसर मीडियम। ओके, यहाँ पे अगर हम कोई वेव ट्रैवल करते हैं तो ये अगर हमने क्रस्ट ट्रैवल की तो हमें रिफ्लेक्टेड में क्या मिलेगी, उसकी ट्रम्प मिलेगी, मतलब अपोजिट मिलेगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट है। अगर यहाँ से कोई वेव ट्रैवल होती है, ये इस पॉइंट पर आती है, तो वो क्या होगी, वो उस पॉइंट को ऊपर नहीं उठा पाएगी, बिकॉज ड्यू टू मतलब एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी बोल सकते हो आप लोग, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलती है। तो यहाँ पे अगर क्रस्ट भेजते हैं तो हमें ट्रम्प मिलता है, बट कौन से कंडीशन में, जब हम रेयर टू डेंसर में भेजते हैं तब कंडीशन में। ओके, सो इसके लिए हमारे पास y का भी इक्वेशन है। तो ये कंडीशन के लिए y का इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, और ये दूसरे y के लिए इसको y1 कंसिडर करते हो, इसको y2 कंसिडर करते हो, तो इसके लिए माइनस रहता है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला। ओके, निगेटिव क्यों, क्योंकि ये वो रिटर्न डायरेक्शन में वापस आ रहा है, इसलिए हमारा ये निगेटिव साइन रहता है। ये हमने देखा था रेयरर टू डेंसर में ट्रांसफर होता है तब। बट अगर डेंसर टू रेयरर में ट्रांसफर होता है तो हमने देखा था एक रिंग है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट, ये रिंग है। अगर हमारी वेव यहाँ से क्रस्ट मिलती है तो हमें रिटर्न में भी क्या मिलती है, क्रस्ट ही मिलती है। बिकॉज क्यों, बिकॉज ये रिंग है, ये मूवेबल रिंग है। ये अगर उस पॉइंट पर आती है तो ये पॉइंट को क्या करेगी, ऊपर उठाएगी। मतलब अगर हम क्रस्ट भेज रहे हैं तो हमें रिफ्लेक्टेड में क्या मिलेगी, क्रस्ट ही मिलेगी। बट कौन से कंडीशन में, रेयरर टू डेंसर टू रेयरर कंडीशन में। तो इसके लिए y का इक्वेशन क्या रहेगा, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसके लिए क्या रहेगा, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये हमने इक्वेशन देखा था। ओके, तो अभी देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करते हैं, तो मतलब ये y1 इज इक्वल टू a साइन, ओके, यहाँ पे हमें ओमेगा के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 पाई बाय टी पुट करना है। ओके, ये याद रखो, ओमेगा के जगह पे सिर्फ हमें 2 पाई बाय टी पुट करना है, और k के जगह पे हमें k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा पुट करना है। ओके, सो हम दोनों भी वैल्यूज पुट करते हैं ओमेगा एंड के जगह पे। तो ये क्या होगा, a साइन, ये होगा 2 पाई टी डिवाइडेड बाय टी इज माइनस ये 2 पाई और x, ये x जैसे वैसे, और यहाँ पे क्या आएगा, लैम्बडा। ओके, सो ये हमने वैल्यूज पुट किए, ओमेगा की वैल्यू एंड के की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे पुट की। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a साइन, यहाँ पे क्या है, कैपिटल स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और ये क्या होगा, x बाय लैम्बडा। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट, मतलब ये 1/t, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 1/t मतलब क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, सो ये y1 इज इक्वल टू a साइन, ये क्या होगा, 2 पाई, ओके, सो nt माइनस x बाय लैम्बडा। ओके, समझ गया, ये 2 पाई तो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाला था, ये 2 पाई गेट कैंसिल नहीं, ये 2 पाई हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है। ओके, सो 2 पाई अगर हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालते तो अंदर क्या बचेगा, t/t माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ओके, तो ये क्या होगा, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी। ओके, n क्यों लिखा है, बिकॉज 1/t मतलब क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/t मतलब n, और ये t जो बचा था वो लिखा माइनस एक्स बाय लैम्बडा। तो हम इसको y2 मतलब ये दूसरा वाला इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हैं, y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, ये क्या होगा, एन टी, ये प्लस एक्स बाय लैम्बडा। तो ये माइनस वाला इक्वेशन है हमारा, और ये क्या है, हमारा प्लस वाला इक्वेशन। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 करके हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम लोगों को y नेट मिले। y नेट क्या होता है हमारा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ओके, ये हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, सो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है हमारी। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, तो इसके लिए इक्वेशन बनाने हैं हमें। तो ये y1 वाला अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, और ये होगा y2 वाला a साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, इसको इक्वेशन नंबर 2 देती हूँ। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों को भी मिलाएंगे, मतलब y1 प्लस y2, मतलब क्योंकि हमें y नेट निकालना है, तो y नेट इज इक्वल टू, मैंने पहले इक्वेशन 1 रखा और प्लस किया इक्वेशन 2 को। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, साइन सी प्लस साइन डी। ओके, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पढ़ा है मैथ्स में। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है हमारा, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस, ओके, कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ओके, ये फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग ये ट्रिक्स फॉर्म करेंगे।
मतलब देखो ये इतनी टर्म जो हो रही है हमारी वो क्या है हमारी सी वाली, ओके ये सी समझो, और ये इतनी टर्म जो है हमारी वो है हमारी डी वाली टर्म। अभी हमें सी एंड डी की वैल्यू समझ गई क्या क्या पुट करनी है, तो बस उसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी हम वो वैल्यूज पुट करते हैं, वो जो फॉर्मूला था इसको हम अगर सी बोलते हैं, इसको हम डी बोलते हैं, तो ये क्या होगा 2 sin 2 पाई। ए हमने कॉमन निकाला है, ये दोनों की जगह सॉरी ये ए जो है वो हमने कॉमन निकाला है, ओके। सो फॉर्मूले में टू ऑलरेडी था, 2a sin 2 पाई, ये क्या होगा मतलब c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी टोटल टर्म c और ये प्लस d, तो nt प्लस x बाय लैम्डा, ये इतनी टर्म यहाँ, ये c वाली टर्म, ये d वाली टर्म डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या है c, ये मतलब ये c वाली टर्म माइनस ये d वाली टर्म डिवाइडेड बाय 2, ओके। अभी हम कैलकुलेट करते तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाली टर्म ये प्लस वाली टर्म, ओके, ये कट होती है, यहाँ पे भी फिर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट होती है, तो y नेट हमारा क्या होगा, y नेट इज इक्वल टू 2a sin 2 पाई, ओके। ये टर्म जैसे वैसे, यहाँ पे ऊपर क्या बचता है अभी, ये एंटी है, यहाँ पे भी एंटी है, तो प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 2 एंटी डिवाइडेड बाय 2, ओके, बिकॉज डिवाइड में 2 है। सो यहाँ पे क्या आएगा फिर ये cos 2 पाई, ओके, ये क्या हुआ x माइनस एक्स बाय लैम्डा, और ये माइनस एक्स बाय लैम्डा, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 2x बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। भी ये 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 गेट कैंसिल। अभी आप सोच रहे होगे यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे तो माइनस माइनस मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन यहाँ पे लगाया है मैंने, तो यहाँ पे कैसे होगा, अभी y नेट इज इक्वल टू हमने जो कट किया है वो कट कर दिया है, ये हमारा 2 है, तो क्या आएगा 2a sin 2 पाई, ओके। तो यहाँ पे क्या बचता है, मतलब ये इतनी टर्म cos 2 पाई, ओके, cos 2 पाई, यहाँ पे ओनली x बचा है और डिवाइड में लैम्डा बचा है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ ये cos 2 पाई x डिवाइड बाय लैम्डा। अभी देखो ये cos x मतलब ये cos माइनस एक्स बाय लैम्डा हमारा होता है cos, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे cos थीटा, ओके, cos माइनस थीटा अगर रहता है तो क्या लेते हैं हम लोग, ओनली cos थीटा लेते हैं, ये बात याद रखो, cos माइनस थीटा रहता है तो हम लोग cos थीटा लेते हैं, बस यही टर्म यहाँ पे हमने यूज किए, ओके, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली माइनस का साइन पॉजिटिव, मतलब माइनस की टर्म जो है वो पॉजिटिव ले ली, नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ पे माइनस है फिर हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं दिया, तो माइनस बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहाँ पे अगर ये टर्म थीटा है तो माइनस में है, तो ये हमारी जो ओरिजिनल टर्म बनेगी ओनली थीटा, मतलब ये प्लस में बनेगी, ओके। सो अभी देखो y नेट इज इक्वल टू ये क्या होगा 2a, ये होगा साइन की टर्म, मतलब साइन की टर्म इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं और ये कॉस की टर्म हम उस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये कॉस की टर्म यहाँ पे लिख रही हूँ cos 2 पाई x बाय लैम्डा, और ये क्या है बची हुई ये साइन वाली टर्म, ओके, ये हुआ साइन 2 पाई। हमने क्या किया शिफ्टिंग किया से, मतलब ये हुआ हमारा अगर फिर एंटी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये एंटी हुआ, ओके, तो ये यहाँ पे भी एंटी चाहिए, तो ये एंटी बिकॉज ये एंटी वाली टर्म यहाँ पे कैलकुलेट की थी ना हमने, तो ये एंटी वाली टर्म है हमारी, सो ये 2 पाई एक्स बाय लैम्डा और ये साइन 2 पाई बाय एंटी, ओके। सो ये 2a cos 2 पाई एक्स, मतलब ये इतनी टर्म जो हुई हमारी वो क्या हुआ एम्पलीट्यूड हुआ, ओके, बट ये साइन 2 पाई एंटी मतलब क्या होगा हमारा फेज होगा। अभी फेज कैसे हमने देखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके, तो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब ये इतनी टर्म समझो, साइन वाली टर्म मतलब ये साइन वाली टर्म, और a मतलब ये टोटल हमारा जो हुआ ये एम्पलीट्यूड हुआ, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं मतलब y नेट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, y नेट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी वाली टर्म, ओके। तो अभी एम्पलीट्यूड की हम फाइंड, सो हम नोड किसे बोलते हैं, नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको हम नोड्स बोलते हैं। दिस इज पॉसिबल टू द एम्पलीट्यूड इज अ मिनिमम मतलब एम्पलीट्यूड तब का क्या रहता है, 0 एम्पलीट्यूड रहता है। सो इक्वेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास इक्वेशन है 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो cos इज इक्वल टू cos 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 2a करते हैं तो ऑब्वियसली 0 ही होगा ना, तो अगर cos 0 कौन से टर्म पे लिए रहता है 2 पाई बाय एक्स लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब cos 0 की वैल्यू रहती है हमारी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ओके, 7 पाई बाय 2 भी रह सकता है उसके बाद में। सो x इज इक्वल टू क्या होगा
λ/4, 3 λ/4 and 5 λ/4. ओके, सो x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 λ/4, वेयर p अगर हम 1 2 3 कोई भी अगर वैल्यूज पुट करते हैं सो हमें सक्सेसिव नोड्स क्या मिलेगा, λ/2 इतना सक्सेसिव नोड मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम कंडीशन फॉर एंटी नोड. सो एंटी नोड के लिए a इज इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस माइनस 2a लेंगे. ओके, मतलब इस a के जगह पे प्लस माइनस 2a पुट करना है. तो देखो 2a ये cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये इतनी टर्म जैसे वैसे a की जगह पे 2a पुट करना है. तो प्लस a 2a में पुट कर रही हूँ. तो देखो अगर मैं ये 2a इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1. कैसे, ये अगर 2 पाई मैंने 2a से डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, अगर 2a से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा. मतलब ये क्या होगा, प्लस माइनस 1. तो अभी देखो cos प्लस माइनस 1, ये cos प्लस माइनस 1 कब आता है, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करते, पाई पुट करते, 2 पाई पुट करते, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ये हमें ऐसे नंबर्स पुट करते तो हमें cos 1 मिलता है, प्लस माइनस 1 मिलता है. तो x के लिए फिर से अगर मैं x इज इक्वल यहाँ पे ये इतनी टर्म प्रूव करती हूँ. ओके, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, पहली वाली टर्म तो 0 मिलेगी. अगर मैं दूसरी कंडीशन फिर से मतलब ये पाई लेती हूँ, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा 2 पाई लेती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, देखो मैं करके दिखाती हूँ. ये 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई है. तो अभी x इज इक्वल टू निकालना है तो ये क्या होगा, पाई इंटू लैम्बडा बाय 2 पाई. सो पाई पाई गेट कैंसिल, मतलब ये क्या होगा, लैम्बडा बाय 2 हमारा आंसर आएगा. तो यहाँ पे हमारी x की मतलब ये लैम्बडा बाय 2 मिलेगी. फिर से अगर करती हूँ तो फिर से मुझे लैम्बडा मिलती है, मतलब ये इसके साथ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा मतलब 3 पाई, फिर से लैम्बडा मिलेगी. ये 2 पाई बाय एक्स बाय लैम्बडा मतलब 5 पाई. अगर मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 2 लैम्बडा मिलेगा, फिर से 5 लैम्बडा मतलब 3 लैम्बडा मिलेगा मुझे, 3 लैम्बडा बाय 2 मिलेगा. ओके, सो फिर से 2 लैम्बडा मिलेगा, फिर से 5 लैम्बडा बाय 2 मिलेगा. ऐसे कंडीशन एक एक बढ़ती जाएगी. मतलब x के लिए हमारी वैल्यू रहेगी 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाय 2 2 लैम्बडा, 5 लैम्बडा बाय 2 मिलेगी. अगर मुझे सक्सेसिव एंटी नोड्स निकालना है, ओके, सक्सेसिव एंटी नोड्स, तो सक्सेसिव एंटी नोड्स अगर निकालना रहा तो ये अगर मैं इससे मतलब ये इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो मैं 3 लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा कर रही हूँ. ओके, ये वाली टर्म इससे. तो आप लोग यही से भी मतलब 5 लैम्बडा बाय 2 से 2 लैम्बडा कर सकते हो, 2 लैम्बडा से 3 लैम्बडा, एक एक डिवाइड मतलब 2 सक्सेसिव नोड से कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लैम्बडा बाय 2. सो नोड एंड एंटी नोड के लिए हमें सक्सेसिव नोड क्या मिला था, लैम्बडा बाय 2 मिला था. बट एंटी नोड के लिए भी हमें सक्सेसिव नोड क्या मिला, लैम्बडा बाय 2 ही मिला. ओके, सो अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो. सो एग्जाम्पल नंबर 6.3 देखो आपके स्क्रीन के ऊपर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड द स्टेशनरी वेव ऑन द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग द फ्रीक्वेंसी 64 हर्ट्ज. The velocity of a progressive wave that the resultant of a stationary wave is 48 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब n की वैल्यू दी है हमें. n की वैल्यू कितनी दी है, 64 हर्ट्ज इतनी. ओके, 64 हर्ट्ज हमें n की वैल्यू दी है. वेलोसिटी भी दी है, वेलोसिटी दी है 48 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी दी है. लैम्बडा बाय 2 मतलब दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस मतलब लैम्बडा बाय 2 होता है, वो हमें फाइंड करना है. तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा होता है. सो वेलोसिटी दी है 48, n की वैल्यू दी है 64 और लैम्बडा हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू लैम्बडा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 6, ये होगा 8, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है. ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.75 हमें वेवलेंथ मिला. ओके, सो वेवलेंथ मिलने के बाद हमें ये लैम्बडा की वैल्यू पुट कर सकते हैं. अभी ये लैम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू क्या है, मतलब 0.75. अभी लैम्बडा निकाला, ये 2 होगा. सो इसको कैलकुलेट करते तो हमें क्या मिलता है, 0.375 मीटर. इतना ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें लैम्बडा बाय 2 मतलब दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस हमें पूछा था. तो हमें डिस्टेंस क्या मिलेगा, 0.375 मीटर, इतना डिस्टेंस मिलेगा. ओके, सो आगे एक पॉइंट देखते हैं. अगर हम लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, मतलब अभी तक हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखा, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में मतलब अगर हम साइन के लिए फंक्शन लेते हैं, अभी तक हम लोग y1 इज इक्वल टू a साइन लेते थे. अगर इसकी जगह पे हमने कॉस वाला फंक्शन लिया, ओके, तो कॉस के एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन. देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, व्हेन द कॉस एक्स के एक्स इज अ पॉजिटिव,
have the maximum displacement, the positive direction, and the side instant, the all particles have the cos x is a negative. मतलब यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है, मतलब cos x पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, तो अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए देखते हैं. लॉन्जिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव ट्रैवलिंग इन द ट्यूब इन पाइप. अगर हम कोई ट्यूब से या पाइप से अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करते हैं, ओके, सो लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या करेगी, पहले तो वो जाएगी, फिर से वो रिटर्न वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या एक रिजिड सपोर्ट है, तो ये ट्यूब के अंदर जाएगी या पाइप के अंदर जाएगी, फिर से वो रिटर्न वापस आएगी, मतलब ये जो प्रोसेस कर रही है. ओके, सो लॉन्जिट्यूडनल वेव बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्स वेव. वो रिलैक्ट होके आ रही है. रिलैक्ट मतलब क्या, फिर से वापस आ रही है, मतलब ये एक पाइप में बच जाएगी तो ये पाइप से फिर से वापस आएगी रिजिड सपोर्ट के कारण. रिजिड सपोर्ट क्या करे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब वो इक्वली फोर्स कर रहा है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हमारा एंटी नोड बढ़ रहा है तो ये नोड बनेगा, फिर से एंटी नोड बढ़ेगा, मतलब ये भी कंडीशन कैसे हो रही है, रिलैक्ट हो रही है, मतलब वो रिटर्न अपने आप हो रही है. ओके, सो ये हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात की. अभी तक हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखा था, तो लॉन्जिट्यूडनल में भी क्या रहती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्स वेव. गॉट इट. सो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टेशनरी वेव. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. The stationary wave are produced due to the superposition of two identical waves. They are transverse and longitudinal wave traveling through a medium along the same path in opposite direction. मतलब हमारी जो वेव है, स्टेशनरी वेव है, वो प्रोड्यूस होती है, मतलब टू आइडेंटिकल वेव चाहिए और उनको ट्रैवल होने के लिए मतलब अपोजिट डायरेक्शन चाहिए. ओके, सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं. If two identical transfer progressive wave and superpose in interface, the resultant wave are a transfer stationary wave as shown in 6.8. जैसे हमने टू आइडेंटिकल्स वेव लिए तो उसमें सुपरपोज होती है. सुपरपोज मतलब वो एक के ऊपर एक आती है वो. ओके, सो जैसे कि नोड एंड एंटीनोड हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं. When transverse stationary wave are produced in a string, some points on the string are motionless. The point which do not move are called the nodes. So node जहाँ पे रहता है वहाँ पे कोई भी points मतलब मोशन नहीं करते, तब वहाँ पे मोशन जो रहता है वो जीरो रहता है, इसलिए वो नोड्स होते हैं. और एंटी नोड्स क्या होते हैं, वहाँ पे ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड रहता है, इसलिए उसको एंटी नोड्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट बिटवीन द नोड्स एंड एंटी नोड्स वाइब्रेट द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to a. सो नोड एंड एंटी नोड की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 0 से लेके a तक के बीच में रहती है. सो थर्ड पॉइंट देखते हैं. If two identical longitudinal progressive wave superposed and interface, the resultant wave or longitudinal stationary wave. So stationary waves are produced in pipe close at one end. जहाँ से one end हमारा pipe close रहता है, तब हमें दो stationary मतलब एक identical waves होनी चाहिए, वो longitudinal के लिए. अभी उसके पहले हमने देखा था ट्रांसवर्स के लिए, अभी हम longitudinal की बात कर रहे हैं. तो लॉन्जिट्यूडनल के लिए भी हमें टू आइडेंटिकल्स वेव होनी चाहिए. वो वेव्स का मतलब एक वन एंड से पाइप क्लोज एट वन एंड. द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इन अ मीडियम इज मिनिमम 0 कॉल्ड नोड एंड एंटीनोड मतलब मीडियम इज मैक्सिमम रहता है, उसको एंटीनोड्स बोलते हैं. नोड एंड एंटीनोड दो पोर्शंस रहते हैं, सेम एज जैसे ट्रांसवर्स में हुए थे वैसे लॉन्जिट्यूडनल पे भी होते हैं. सो लॉन्जिट्यूडनल में भी उनकी वैल्यूज क्या रहती है, 0 से लेके ए तक के बीच में. सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है, the distance between the two consecutive nodes is lambda by 2 and distance between two consecutive antinode. So उनके दोनों के बीच का हमने नोड एंड एंटीनोड के बीच में सक्सेसिव डिस्टेंस निकाला था, वो क्या था, लैम्बडा बाय 2 था. ओके, सो लैम्बडा बाय 2 मतलब नोड एंड एंटीनोड प्रोड्यूस आर अल्टरनेटली. द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एडजेसेंट नोड इज लैम्बडा बाय 4. So next point, the amplitude of a vibration varies periodically in space. All the points vibrate with the same frequency. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सभी की सेम रहती है. सो 7 पॉइंट देखो तो थ्रू ऑल द पार्टिकल एक्सपेक्ट दिस द नोड एंड मतलब नोड को छोड़ के एंटी नोड को ओनली एंटी नोड्स पकड़ो, पॉजेस एनर्जी, देयर इज नो प्रोग्रेसिव ऑफ एनर्जी, द वेव इज लोकलाइज्ड एंड द वेलोसिटी इज 0. देयर विल बी देयरफॉर वी कॉल द स्टेशनरी वेव्स. ओके, सो जैसे स्टेशनरी वेव अगर उसकी एनर्जी 0 रहती है तब वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी अगर नोड को छोड़ते हैं तो. ओके, सो यहाँ तक हमारे प्रॉपर्टीज़ हुए हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपैरिजन्स ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव. सो कंपैरिजन्स क्या है प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव के बारे में. सो इन प्रोग्रेसिव वेव डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन डिफाइनाइट वेलोसिटी. मतलब प्रोग्रेसिव वेव में
एक वेव के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जब वो ट्रैवल करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। ओके, एंड स्टेशनरी वेव डिस्टर्बेंस रिमेन द रीजन विच प्रोड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या रहती है, जीरो रहती है, किसकी, स्टेशनरी वेव की। सो सेकंड पॉइंट, अ प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम बट द स्टेशनरी वेव एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट। सो प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड जो रहता है वो सेम रहता है, बट स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड जो रहता है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहता है। सो थर्ड पॉइंट, इन द स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजिशन साइमल्टेनियसली बट इन प्रोग्रेसिव वेव डू नॉट हैपन। मतलब स्टेशनरी वेव में क्या रहते हैं, पार्टिकल जो रहते हैं वो मीन पोजिशन पर साइमल्टेनियसली आते हैं, बट प्रोग्रेसिव वेव में डज नॉट हैपन, वहाँ पे कोई भी मतलब मीन पोजिशन के ऊपर क्रॉस नहीं करते हैं। In progressive wave, all the particles are moving with the stationary wave. Particles at the position of a node is always at rest. So हमने पता है कि प्रोग्रेसिव वेव में नोड जो रहते हैं वो रेस्ट कंडीशन में रहते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर प्रोग्रेसिव वेव बट इन स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव रहती है स्टेशनरी वेव, इसलिए वो ट्रांसफर एनर्जी नहीं करती है, बट प्रोग्रेसिव वेव जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अपने एनर्जी जो ट्रांसफर करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, तालाब में अगर मैंने एक स्टोन फेंक दिया, ओके, तो स्टोन फेंकने के कारण वो एनर्जी ट्रैवल होकर और हमें वेव्स क्रिएट मिलती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का पोर्शन, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।